हेलो एवरीवन, दिस इज काजल ब्याउत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 4 के अंतर्गत हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट अर्थात उष्मा। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। जैसा कि हमने लेसन 3 के अंतर्गत पढ़ा था कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो जंतु से प्राप्त रेशों के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो कॉटन क्लॉथ्स हैं यानी सूती कपड़े हैं, उनको पौधों से प्राप्त रेशों के माध्यम से बनाया जाता है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब बाहर के क्षेत्रों में ठंडी का मौसम रहता है तब हम वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। वुलन क्लॉथ की पोस्ट वार्म। वुलन क्लॉथ के थ्रू हमको उष्मा की प्राप्ति होती है। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। जब गर्मी का मौसम होता है तब हम हल्के रंगों का कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सूती होता है। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। यह हमें ठंडक प्रदान करता है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर ए पार्टिकुलर सीजन। हम ये जान के आश्चर्य होते हैं कि क्यों किसी भी सीजन के लिए या किसी विशेष सीजन के लिए कोई पार्टिकुलर कपड़ा पहनना ही आवश्यक होता है। कहने का मतलब हुआ कि वुलन क्लॉथ विंटर के लिए हुआ और समर क्लॉथ समर के लिए ही क्यों बनाया गया। समर क्लॉथ को हम विंटर में क्यों धारण नहीं कर सकते हैं या विंटर क्लॉथ को हम समर में क्यों धारण नहीं कर सकते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जैसा कि हम विंटर के दिनों में यानी सर्दी के मौसम में हम अपने घरों में ठंडक महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब हम सन के यानी सूर्य की उपस्थिति के सामने आते हैं तब हमको क्या थोड़ा सा उष्मा मिलता है और हमको गर्म महसूस होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मी के दिनों में हम घर के अंदर भी गर्म महसूस करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। कैसे हम पता करेंगे कि कोई पदार्थ ठंडा है या गर्म है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कैसे हम पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर विच आई ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इस लेसन के तहत इस प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। हॉट और कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि दैनिक दिन की स्थिति देखा जाए तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आते रहते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ उसमें से गर्म होता है और कुछ उसमें से ठंडे होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। जैसे कि चाय गर्म होता है और बर्फ ठंडी होती है। लेट्स लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। यहाँ पे टेबल 4.1 दिया गया है। जैसे कि आइसक्रीम है तो आइसक्रीम हॉट होता है या कोल्ड होता है। आप यहाँ पे इसको लिखिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। Don't touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. आप जो भी गर्म वस्तु है उसको टच नहीं कीजिए और कैंडल जलाने से पहले या स्टोव जलाने से पहले आप थोड़ा सावधानी बरतिए। We see that some objects are cold while some are hot. कुछ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि ठंडे होते हैं, उसमें से कुछ गर्म होते हैं। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. जैसे कि हम दो वस्तुओं की तुलना करें तो एक दूसरे से कभी ऐसा दिखता है कि एक ज़्यादा गर्म है और एक थोड़ा कम गर्म है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वस्तु किसके तुलना में सबसे ज़्यादा गर्म है या किसके तुलना में सबसे ज़्यादा ठंडा है। वी ऑफ्टन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम इसको बाई टच पता कर सकते हैं। बट इन आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल लेट अस फाइंड आउट। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करने का काम करते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 4.1 में दिया गया है, यहाँ पे 3 बिकर दिया गया है। फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स। हो सकता है कि एक पानी गर्म हो और एक पानी थोड़ा सा वार्म हो या एक पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो और इसको महसूस करके हमको बताना है यहाँ पे। जैसे कि हम नॉर्मल पानी गर्म करते हैं तो चेक करते हैं कि ज़्यादा गर्म हुआ या ठंडा हुआ। जैसे कि गुनगुना जब पानी पीना रहता है उस टाइम इस स्थिति को हम खुद से प्रयोग करके देख सकते हैं। बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स
me that the water is mug C is hot and the right hand tells me the same water is cold. बूझो बोलता है कि जिस मग में जो थर्ड मग है, जो मग सी है, वो ज़्यादा गर्म है, लेकिन वही अगर तुलना मग ए का बात किया जाए तो वो क्या है, पानी कोल्ड है. What should I conclude? बूझो confusion shows that we can't always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Then how do we find out how hot an object really is? जैसे कि कभी-कभी हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कौन सा वस्तु बहुत ज़्यादा गर्म है या कौन सा वस्तु बहुत ज़्यादा ठंडा है. तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु वास्तव में ज़्यादा हॉट है या कोई वस्तु वास्तव में ज़्यादा कोल्ड है. A reliable measure of the temperature is measured by a device called thermometer. इसके लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का पता करने के लिए टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, जो टेम्परेचर को मापने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग हम करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर. मेजर टेम्परेचर यानी ताप को मापना. हैव यू सीन ए थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन फैमिली हैड फीवर. जब कभी हमारे घर में किसी व्यक्ति को फीवर हो जाता है, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर. तो उसका तापमान किसके माध्यम से हम मापते हैं? तो थर्मोमीटर के माध्यम से मापते हैं. द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. और जिस थर्मोमीटर का यूज हम अपने बॉडी के मेजर को मापने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. आप उसको ध्यान से पकड़िए और उसको एग्जामिन कीजिए, देख रेख कीजिए. इफ़ यू डोंट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू. अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है और आपके दूसरे दोस्त के पास है तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके साथ साझा करे. ये क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2. यहाँ पे 4.2 में थर्मामीटर का चित्र दिखाया गया है जो क्लिनिकल थर्मामीटर के समान है. ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. लॉन्ग होता है, पतला होता है और ग्लास ट्यूब से संग्रहित होता है. इट हैज ए बल्ब एट द वन एंड. एक बल्ब लाइक संरचना होती है. दिस बल्ब कंटेन मरकरी आउटसाइड द बल्ब. वो बल्ब मरकरी को रखता है. जैसे कि आप देखिएगा कि जब थर्मामीटर टूट जाता है तो उसमें से एक गोली जैसा घूमता है, वो पकड़ा नहीं जाता है, वो मरकरी का बना रहता है. ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ ए मरकरी कैन बी सीन. यहाँ पे एक बीच में जो लाइनिंग दिया रहता है थर्मामीटर का, वो मरकरी का बना रहता है, वो भी हम लाइन देख सकते हैं. रोटेट द थर्मामीटर ए बिट till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale indicated by डिग्री सेल्सियस. हम इसको डिग्री सेल्सियस के माध्यम से इंडिकेट करते हैं. ये वाला जो लाइन है बीच वाला, जब हमको बुखार होता है तो हम जब एग्जामिन करते हैं अपना बुखार की मेरे बॉडी का तापमान कितना है, तब वो जो लाइन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसी को बोल रहा है. एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मामीटर. लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर. हम कैसे इसको रीड करने का काम करेंगे. फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स. प्रिकॉशंस टू ऑब्जर्व वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर. जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसका यूज करने का तरीका क्या है या क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसका भी कोई रूल. तो थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज. जब हम उसको यूज करते हैं या जब यूज कर लेते हैं तो उसको अच्छे से धोना चाहिए. प्रीफर एवली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. यूज करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो. रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. आप वहाँ पे जो बीच वाला लाइन होता है वहाँ पे मर्करी लाइन देख सकते हैं. हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर. इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक.
आप इसको अच्छे से ध्यान से यूज़ कीजिए, क्योंकि जब इस पे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट पड़ता है तो ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बॉल व्हाइल रीडिंग इट। आप इसको बल्ब के माध्यम से थर्मामीटर को रीड नहीं कीजिए, क्योंकि जैसे कि वो चमकने लगेगा तो दिखाई नहीं देगा सही से। आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं कि एग्जामिन लड़की कर रही है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। जो ह्यूमन बॉडी का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि हम टेम्परेचर के यूनिट को डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक्टिविटी 4.3 में दिया गया है कि आप क्या कीजिए, नेम लिखिए टेम्परेचर। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक व्यक्ति का बॉडी के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल नहीं हो सकते हैं। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली, और कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा, कभी कभी थोड़ा सा कम भी हो सकता है। वास्तव में हम इसको बॉडी का एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर के तहत डिनोट करते हैं, जो लार्ज नंबर पे हेल्दी पर्सन के लिए डिनोट किया जाता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिजाइन किया गया है किस लिए? केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डजंट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। यानी जो मानव शरीर का तापमान मापने वाला जो थर्मोमीटर है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शो नहीं होता है। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए थर्मामीटर का अगर रेंज का बात किया जाए तो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। अर्थात बॉडी टेम्परेचर जैसे कि नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस, तो 35 और 42 के बीच में रहा। कॉशन, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? डोंट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द बॉडी द ह्यूमन बॉडी। हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं तो हम उसका यूज अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट में ब्रेक। हमको उसको सनलाइट के अंडर में नहीं रखना चाहिए या फ्लैम के नियर नहीं रखना चाहिए, ये टूट सकता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला में कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डू वी यूज द मेजर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कैसे हम अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापने का काम करते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, देयर आर अदर थर्मामीटर, वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके लिए बहुत से ऐसे थर्मामीटर हैं जिनमें से एक थर्मामीटर है जिसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, टीचर के द्वारा हम इस थर्मामीटर को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। भिन्न भिन्न प्रकार के थर्मामीटर का यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जैसे कि एक होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो वेदर रिपोर्ट कर, यानी मौसम का हाल कैसा है या कब कैसी स्थिति होने वाली है उसको हम मापने का काम, या प्रीवियस डे कैसा रहा या आने वाला दिन कैसा रहा उसका जो मापने का काम होता है हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर के माध्यम से करते हैं। The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। अगर लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का यूज किया जाता है उसका सामान्य रेंज देखा जाए तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this
इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। जैसा कि हमने इसके पहले बोला कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर के यूज़ करते हैं तो लाइनिंग रहता है, वहाँ पे ये लाइनिंग दिया रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है 1 2 3 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए और रीड करके प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। एक्टिविटी 3.4 दिया गया यहाँ पे कि जब हम पानी में जैसे कि थर्मामीटर को डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पानी का टेम्परेचर दिखाएगा, यानी उस समय पानी के टेम्परेचर की स्थिति क्या है उसको। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसे कि रीडिंग करने के समय हमें अदर सावधानी बरतने का अगर बात किया जाए, चाहे वो क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए हो या लैब में यूज करने वाला थर्मामीटर के लिए हो, तो शुड बी केप अपराइट नॉट टिल्टेड। हम उसको अच्छे से रखने का प्रयास करते हैं, उसको एक दूसरे से साइड करके। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, और जिस सब्सटेंस का या जिस ऑब्जेक्ट का हमको मेजर करना रहता है उसके साइड हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और वो कंटेनर जो बल्ब लगा होता है थर्मामीटर में वो कंटेनर को कांटेक्ट नहीं करता है। जैसे कि हमको बुखार होता है तो हम क्या करते हैं कि अंडर आर्म या टोंग के नीचे क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। एक्टिविटी 4.5 में दिया गया है, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, टीप द थर्मामीटर इन वाटर। क्या कीजिए, आप एक मग या बीकर लीजिए जिसमें गर्म पानी हो और उसको उसमें थर्मामीटर डाल दीजिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। आप वेट कीजिए कि मरकरी का जो थ्रेड है वो लाइनिंग ऊपर आ जाए और उसके टेम्परेचर को नोट करने का प्रयास कीजिए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, फिर आप थर्मामीटर को पानी से निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, आप उसको अन्वेषण कीजिए कि देखिए कि क्या हुआ है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप पानी से बाहर थर्मामीटर को निकालिएगा तो देखिएगा कि थोड़ा टेम्परेचर वो नीचे की तरफ गिरने लगा। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान को हम उसी टाइम रीड कर सकते हैं जब वो थर्मामीटर कहाँ हो, पानी के अंदर हो। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब हम अपना टेम्परेचर लेने का जैसे बात करते हैं, यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। हमको उस रीडिंग को नोट करने के लिए माउथ से बाहर थर्मामीटर को करना पड़ता है। कैन यू देन यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप लैब में यूज होने वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल अपने बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कांट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्स वेदर a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature। बूझो ये समझ चुका है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसे कि किसी का मेजर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला हो उसको मेजर करने के लिए हम नहीं कर सकते। लेकिन वो ये भी सोच के ये आश्चर्यजनक में है कि वो लैब वाला जो थर्मामीटर है उसका यूज बॉडी टेम्परेचर के लिए दूसरा है बूझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड नॉट चेंज ऑल द व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। बूझो ये भी सोच के परेशान है कि मरकरी का जो लेवल है वो क्यों नहीं चेंज हुआ, प्लस जैसे कि थर्मामीटर जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया तो उसका लेवल क्यों नहीं बढ़ा। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for its purpose। जैसे कि हम बोले कि हमको बॉडी टेम्परेचर मापना है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करेंगे। स्पष्ट रूप से ये बात सत्यापित है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब मरकरी
जो लाइनिंग होता है वो गिरता है या क्यों क्यों नहीं ऊपर जाता है जब हम उसको माउथ के बाहर निकालते हैं। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, आप उसको एक बार और प्रयोग करके देखिए। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब, क्या आप एक गांठ या गुत्थी जैसा देखते हैं? जैसे कि यहाँ पे जो हम बोले कि अगर आपका थर्मामीटर टूट जाता है तो आप देखिएगा कि जो गोल संरचना है वो टूट के बाहर आ जाता है, जो पकड़ में नहीं आता है। यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं। इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स साउंड, ये मरकरी लेवल को फॉल होने से बचाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर्स, थर्मामीटर में मरकरी का यूज करने के लिए बहुत ऐसे इसका वास्ता रखा गया है। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मामीटर ब्रेक्स। जैसे कि हम बोले कि अगर आपका थर्मामीटर टूट जाता है तो जो गोली जैसा संरचना है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, या वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ही कठिनाई होती है कि हम उसको क्या करते हैं, डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डोंट यूज मरकरी, अभी के टाइम में डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जा रहा है जिसमें मरकरी का यूज नहीं देखा जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का संचरण हम कैसे करेंगे, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम, जैसे कि हम आग पे किसी पैन को रखते हैं तो आप देखते हैं कि फ्राइंग पैन क्या हुआ, गर्म हो गया। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल, तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि हीट पास किया फ्लेम के थ्रू यूटेंसिल में यानी बर्तन में। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब हम पैन को हटा देते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। व्हाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों होता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग, जैसे कि हीट ट्रांसफर हुआ पैन से चारों तरफ। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट फ्लो कैसे किया, एक गर्म वस्तु से ठंडे पदार्थ में। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी अगर अदर केसेस का भी बात करें तो जो गर्म पदार्थ होता है या कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट होता है उसका हीट कोल्ड वाले ऑब्जेक्ट में जाता है। पहली आस्क्स डज इट मीन दैट हीट will not be transferred if the temperature of two object is the same, तो पहले ये बोलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो वस्तु का टेम्परेचर इक्वल हो तो उसमें हीट पास नहीं करेगा। एक्टिविटी 4.6 दिया गया है, टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, आप एक मेटल का फ्लैट स्ट्रिप लीजिए या रॉड ले सकते हैं। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन या एल्यूमिनियम का हो सकता है ये। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड, आप क्या कीजिए कि थोड़ा वैक्स लगा लीजिए उस रॉड पे। दिस पीसेज शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंसेज, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ पे आप ये स्थिति देख सकते हैं। चैम्प द रॉड टू ए स्टैंड, और एक स्टैंड से उसको क्लैंप कर दीजिए। इफ यू डोंट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स, आपके पास अगर क्लैंप नहीं है तो आप उसको दो ईंट के मध्य उसको स्थापित करके रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, और आप क्या कीजिए कि एक रॉड के एंड को गर्म कीजिए और देखिए कि क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेज, जो आपने वैक्स लगाया उस पीस के साथ क्या हुआ। टू दिस पीसेज बिगेन टू फॉल, वो गिरना स्टार्ट हुए। विच पीस फॉल द फर्स्ट, कौन सा पहले गिरा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, क्या आपने देखा कि जो हीट करने की प्रक्रिया हुई, पहले ये वस्तु गिरा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, एनी लाइन बाय लाइन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, इसको हम बोलते हैं संवहन की प्रक्रिया या ताप चालन की प्रक्रिया। इन सॉलिड जनरली द सॉलिड में बात करें सामान्यतः यह द हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन,
यानी हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया कंडक्शन के थ्रू होती है, अर्थात संवहन के थ्रू होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सभी पदार्थों में हीट आसानी से जनरेट होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पेन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप इसको एक मेटेलिक पेन यानी धातु वाला पेन लेके या जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं जिसका हैंडल प्लास्टिक का बना हो या वुडन का बना हो उसका यूज कर सकते हैं। कैन यू लिफ्ट इन ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट, क्या आप जो हॉट पैन है उसको पकड़ के साइड कर सकते हैं? फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, यानी बिना किसी हानि पहुंचे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पैन है उसके साइड में कोई प्लास्टिक नहीं है, अब उसको पकड़ के हमको साइड करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर गर्म होगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, यानी बिना हर्ट हुए? वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। एक्टिविटी 4.7 में दिया है हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बिकर। आप क्या कीजिए, एक स्मॉल पैन लीजिए या बिकर ले सकते हैं, उसमें पानी गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, डीप ऑन वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। आप उस हॉट वाटर में टाइम टू टाइम एक स्पून डालिए, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल या डिवाइडर या स्टील डिप करके आप देखिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए रुकिए। टच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन एंड टेबल 4.3। आप उसको टच कीजिए कि उसके साथ क्या होता है, और यहाँ पे टेबल 4.3 दिया है, इसमें जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उसको नोट कीजिए। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी वैसे पदार्थ जो हीट को अलाउ करते हैं, जो उनके थ्रू आसानी से चालित हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर यानी चालक ऑफ हीट, यानी उष्मा का चालक हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। द मटेरियल्स विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड्स। पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर, वैसे पदार्थ जिसमें उष्मा का चालन आसानी से नहीं हो पाता है और वे अपने थ्रू उष्मा को पास होने नहीं देते हैं, उस पदार्थ को हम बोलते हैं इंसुलेटर यानी ताप अवरोधक। जैसे कि एग्जाम्पल में प्लास्टिक के एग्जाम्पल ले सकते हैं या लकड़ी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वाटर और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी उष्मा का चालन इसमें बहुत ही कम होता है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो हम देखते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो जाती है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक प्रक्रिया है यहाँ पे कन्वेक्शन, जैसे कि कोई पेन है, हम क्या करते हैं उसमें पानी डालते हैं, उसको गर्म करने का प्रयास करते हैं और पानी डाल दिए, फिर वो संवहन क्रिया द्वारा क्या होता है, वो हीट ट्रांसफर हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हवा में उष्मा कैसे ट्रेवल करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जब कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो वो स्मोक किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस, जैसे कि कभी एयर के संपर्क में कोई गर्म सोर्स है, कोई स्रोत है और वो ज़्यादा गर्म है या आग लगने की स्थिति देखी जाती है कि जब एक जगह आग लगा हो तो हवा के माध्यम से वो दूसरे एरिया में भी फैल जाता है। तो कैसे होता है, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, जो साइड से एयर आता है उसको क्या करता है, वो स्थान ग्रहण कर लेता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, इस आइडिया को कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मोमबत्ती का एग्जांपल, जैसे कि मोमबत्ती हम जलाए, जैसे कि देखते हैं कि वो जब बुझने की प्रक्रिया आती है तो हम क्या करते हैं, हाथ से उसको ढकने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम हवा का दिशा मोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ हटाते हैं तो जो प्लेस हमने घेरा था उस मोमबत्ती के थ्रू, तो उस स्थान पे एयर का आवरण आ गया, फिर वो मोमबत्ती बुझ जाता है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस इन इंटरेस्टिंग
फेनोमेनन जो पीपल कोस्टल एरिया साइड रहते हैं, तटीय एरिया साइड रहते हैं, उनको बहुत ही अलग अलग प्रकार की घटनाओं से वाकिफ होना पड़ता है, यानी बहुत सारी वो घटनाओं से वाकिफ होते हैं। ड्यूरिंग द डे दिन के समय में द लैंड गेट हिट्स फास्टर देन द वाटर, जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी के तुलना में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, हवा भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जब हवा गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि गर्म हवा ही बहेगा। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो समुद्र के ऊपर वाला जो हवा, तो वो तो ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो जब समुद्र के तरफ से लैंड एरिया में हवा आएगा तो लैंड एरिया पे जो उपस्थित हवा है वो गर्म है, तो उसका स्थान लेना चाहेगा। तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और इस प्रकार एक साइकिल को पूरा करेगा। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज, और इस प्रकार जो समुद्र से आने वाली जो हवा होती है उसको बोलते हैं सी ब्रिज, अर्थात समुद्री समीर। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, अगर हमको ठंडा सी ब्रिज चाहिए यानी समुद्री समीर, अगर हमको ठंडा प्राप्त करना है, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, और तो तटीय क्षेत्र में जो घरों का जो खिड़की होता है वो ऐसे निर्मित किया जाता है कि वो सी का सामना कर सके, वो देख सके। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन रात्रि के समय में यह बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड के तुलना में वाटर बहुत ही कूल हो जाता है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और लैंड पे जो ठंडा हवा होता है वो समुद्र के चारों तरफ मूव करता है, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज यानी भू समीर। When we come out in the sun, जब हम सूर्य की उपस्थिति में आते हैं, we feel warm, हम गर्म महसूस करते हैं। How does the heat from the sun reach us? हीट हमारे बॉडी तक कैसे पहुंच जाता है? It can't reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air is the must of the space between the earth and the sun. हमारे पास सन का हीट ना ही कन्वेक्शन के थ्रू आता है ना ही कंडक्शन के थ्रू आता है, यहाँ पे एक माध्यम होता है जो एयर है, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्पेस लिए हुए रहता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड द रेडिएशन, हमारे पास जो सन के माध्यम से हीट आने का जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, अर्थात विकिरण। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होने के लिए कोई भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इट इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस, जैसे कि हम किसी रूम में हीटर के सामने बैठते हैं तो उस प्रक्रिया द्वारा हम हीट प्राप्त कर लेते हैं। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, और वहीं कोई हॉट यूटेंसिल है यानी गर्म बर्तन है, अगर वो उस फ्लेम से दूर है तो वो ठंडा होता है, लेकिन जब सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा गर्म तो वो रेडिएशन के थ्रू हीट हो सकता है। आवर बॉडी टू, हमारा बॉडी भी उसी प्रकार गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, हमारा बॉडी भी सराउंडिंग से हीट प्राप्त करना रेडिएशन के माध्यम से करता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितने भी गर्म शरीर होते हैं उनके माध्यम से उष्मा विकृत होती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हीट पड़ता है वो वहाँ से परावर्तित होता है, कुछ अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं यानी संचारित कर दिए जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट, जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है यानी अवशोषित कर लेता है तो उस पार्ट पे हीट महसूस होता है।
Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? ऐसा हमें सलाह क्यों दिया जाता है कि जब हम बाहर जाते हैं, सूर्य की उपस्थिति हो तो हमें छाता लेके जाना चाहिए। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। क्लॉथ्स का प्रकार जो हम समर और विंटर में अलग अलग पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ। व्हाई इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट। जैसा कि हम समर के सीजन में लाइट कलर्ड क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात हल्के रंगों वाले कपड़ों का, और वहीं अगर विंटर का बात किया जाए तो हम डार्क कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। We often use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool and warm. हम इलेक्ट्रिसिटी और ईंधन जैसे कोल या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे घरों को ठंडा या थोड़ा उष्मा प्रदान करे। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग? क्या ये संभव है कि इसके माध्यम से हम बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं? दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। जो ज़्यादा उष्मा या ठंडे से जो बाहरी इलाके में रहता है उससे प्रभावित ना हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। तो ये कार्य कैसे हम कर सकते हैं? तो आउटर वॉल्स को क्रिएट करके, यानी जैसे कि कोई बिल्डिंग बनता है तो उसके आउटर वॉल्स क्रिएट किए जाते हैं जो हवा को डायरेक्ट हमारे घर के अंदर नहीं आने देती है और हमको थोड़ा ठंडक महसूस होता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डेज। जैसे कि हम हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि आज के दिनों में उपस्थित है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि एक ब्लैक कंटेनर में है और एक वाइट कंटेनर में है, तो एक डार्क में है और एक वाइट सरफेस में है, तो कौन सबसे ज़्यादा गर्म होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो डार्क कलर वाला होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा और जो हल्का कलर वाला होगा उसमें ज़्यादा उष्मा नहीं होगी। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड, जैसे कि डार्क सरफेस कैसे ज़्यादा हीट होगा? क्योंकि ये हीट को ज़्यादा अवशोषित करता है एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर। इस प्रकार हम ठंडी के दिनों में डार्क कलर कपड़े का पहनना बहुत ही आरामदायक समझते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। और जो हल्के रंगों के कपड़े होते हैं वो उष्मा को परावर्तित कर देते हैं जिसके कारण हमको थोड़ा ठंडक महसूस होती है और वे स्वेट को भी ज़्यादा सोखने का काम करते हैं। इस प्रकार हम समर के दिनों में हल्के कपड़ों को पहनने में ही आरामदायक महसूस करते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ऊनी कपड़े हमें उष्मा प्रदान करते हैं। कब? तो ठंडी के दिनों में। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। जैसे कि हम विंटर के दिनों में वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। वूल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऊन को उष्मा का कुचालक माना जाता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। इसके अलावा अगर एयर ट्रैप्ड करने का बात हो तो वूल फाइबर्स में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। इस प्रकार जो एयर हमारे वूल में ट्रैप्ड हो जाता है उससे जो फ्लो ऑफ हीट है यानी उष्मा का इधर उधर जाना वो हमारे बॉडी के पास आने से रोकता है। इसके माध्यम से हम कोल्ड सराउंडिंग से बच जाते हैं और हमको गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। सपोज आप मानिए कि आप विंटर में एक मोटा कंबल या दो पतला कंबल को ज्वाइन करके इस्तेमाल करने का काम करते हैं। What would you choose and why? आप किसको चूज कीजिएगा और क्यों? जैसे कि आपने एक मोटा ब्लैंकेट लिया और आपने दो थिन ब्लैंकेट को ज्वाइन करके यूज किया, तो आप उसमें से कौन सा चूज कीजिएगा और ऐसा क्यों कीजिएगा? रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। आप ये याद रखिए कि इन दोनों ब्लैंकेट के मध्य क्या होगा? एक लेयर होगा।
तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे कि अगर हम 2 थिन ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं तो लेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा उष्मा मिलेगा, तो हम विंटर में उसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं: सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मामीटर, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जो कि ऊपर वाला ही पॉइंट है, जैसे कि हमने पढ़ाया कि अलग-अलग थर्मामीटर का जो सामान्य टेम्परेचर है या रेंज है वो क्या-क्या है। जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और सामान्य तापमान ह्यूमन बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस। और हीट फ्लो कैसे होता है हमारे बॉडी में, या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में कैसे जाता है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे जाता है, या कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। और किसी भी वस्तु में हम कैसे पता कर लेते हैं कि कौन सा हीट, किसमें ज़्यादा हीट है और किसमें ज़्यादा ठंडक है, या कौन सा पदार्थ ऊष्मा का चालक है, कौन सा पदार्थ ताप अवरोधक है। इन सब के बारे में इस लेसन में पढ़ा, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसमें कोई भी त्रुटि हो या आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगी। सो थैंक यू सो मच।